अलाउड। ओके, हमने ये चारों देख लिया था। मोटिवेशन एक बार बता देती हूँ कि ये मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन के लिए, इसलिए क्योंकि अगर आप कितना भी डायरेक्शन दे, अगर आपके सबऑर्डिनेट्स या आपके जूनियर्स मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, फिर वो आपके डायरेक्शन को ध्यान से सुनेंगे भी नहीं। इसीलिए उनको मोटिवेटेड कैसे रखेंगे, तो बहुत सारा तरीका है मोटिवेटेड रखने का। पॉजिटिव तरीका भी है, नेगेटिव आप डरा धमका के भी किसी से काम करवा सकते हैं। आप उनको समझा बुझाकर उनसे उनके लिए क्या बेहतर है और उनके मेंटल लेवल पे उनका माइंड का। हेलो मैम। काम करवा सकते हैं। हाँ हाँ मैम वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं है मेरा? यस मैम है, आप लोग को मिल रहा है। उसी का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। मैम आपका वॉइस क्लियर है। ठीक है, बाकी सबको आ रही है ना आवाज, तो कुछ प्रॉब्लम होगा आपके अंदर। ओके, तो ये मोटिवेशन कहलाएगा। तो मोटिवेशन निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इनकरेज करके किसी को आप काम करवा सकते हैं, किसी को मोटिवेट करके करवा सकते हैं, किसी को अच्छी अच्छी बातें बोल करके करवा सकते हैं और किसी को डांट फटकार के भी करा सकते हैं। मैंने कहा था कि नेगेटिव मोटिवेशन जितना है दैट अट्रैक्ट्स पनिशमेंट, पेनाल्टी या फिर कोई भी किसी तरह छोटा मोटा दंड जो भी होगा वो उसमें होगा, फाइन, ये सब लगाया जाता है। और जो पॉजिटिव मोटिवेशन होता है उसमें आपके हित को समझा करके आपके लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, व्हाट आर द मेजर करियर ऑप्शंस क्या क्या है, अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो वो इस सब की जानकारी दे करके भी आप मोटिवेट कर सकते हैं। साथ ही फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल मोटिवेशन भी हमने देखा था कई बार। फिनेंशियल मोटिवेशन जैसे बोनस, इंसेंटिव्स, सैलरी हाइक, इन सब के तौर पे हम मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को कि अच्छा काम करोगे तो ये सब मिलेगा। और कई बार हम इसके बिना भी एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखते हैं, उनको रिस्पेक्ट दे करके, उनको रिकग्निशन दे करके, उनको करियर ग्रोथ और एडवांसमेंट दे करके। ये सारे नॉन फिनेंशियल मोटिवेशन के रूप है। अब आते हैं नेचर ऑफ डायरेक्टिंग में कि नेचर क्या है। मैम पेनल्टी तो नेगेटिव मोटिवेशन हो ना? बिल्कुल, मैंने नेगेटिव ही बोला ना, मैंने पॉजिटिव बोला क्या? नो मैम, कंफ्यूजन। ये सब फाइन, ये सब नेगेटिव मोटिवेशन है। ठीक है, अब नेचर ऑफ डायरेक्टिंग में आते हैं। फर्स्ट है परवेसिव फंक्शंस। ऑल वी नो अबाउट द परवेसिव, दैट मींस व्हाट, हर जगह हर लेवल, ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे डायरेक्शन है। टॉप लेवल मैनेजमेंट गिव्स डायरेक्शन टू देयर middle level management gives direction to the lower level management. So it is pervasive in nature. That is, means it is prevailing throughout the organization. Everywhere it is present, and every manager provides some certain guidelines, certain instructions, and then inspirations or motivations to their subordinate, ताकि उनके subordinates काम करने के लिए ready हो सके, काम को कर सके। तो परवेसिव फंक्शन है, इसमें कोई डाउट? परवेसिव मतलब एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है ना? तो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। इवन तुम देख लो लोअर लेवल मैनेजमेंट, सेम जो कलीग्स होते हैं वो भी एक दूसरे को कभी कभी क्या करते हैं, अपना काम के बाद अगर वो छुट्टी पे जा रहे होते हैं और कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो अपने थोड़ी देर के लिए अपने काम की जिम्मेदारी अपने साथ के कलीग को दे देते हैं और उनको भी बोलते हैं कि आप ये काम कैसे करोगे या मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा, तब तक तुम क्या क्या हैंडल कर लेना। तो डायरेक्शन दिया। सेम लेवल पे भी ये डायरेक्शंस हो सकता है, होता है ना। आपका सीआर एब्सेंट होता है तो किसी एक को बोल के जाता है ना कि मैं एब्सेंट रहूंगा, अटेंडेंस ले लेना, जो भी काम उसको दिया जाता है वो। दिस इज व्हाट डायरेक्शंस मींस। तो वो आपको दे कर दे जाता है। तो ये दिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सेकंड है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ये क्या है? एग्जीक्यूटिव का फंक्शंस है, यानी कि डायरेक्शंस देना। ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखें तो ये एग्जीक्यूटिव्स का फंक्शन है। जितने भी गाइडलाइंस है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस है जो मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशंस देते हैं, वो काम को, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने का, इंफॉर्मेशन को या किसी एक्टिविटीज को असाइन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? डिपार्टमेंट हेड या डिपार्टमेंट मैनेजर की, कि कौन क्या करेगा, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क और फिर उसको वर्क रिलेटेड डायरेक्शन देना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव्स का होता है। तो सबऑर्डिनेट को हमेशा इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलता है? नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस सुपीरियर से मिलता है। जो हमारे सीनियर होते हैं, जो हमारा सुपीरियर होता है, वही हमको इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। और
सेम लेवल पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो भी आपको थोड़ा सा डायरेक्शन दे के जाता है अगर वो एब्सेंट हो जाते हैं, बट दैट इज रिक्वेस्ट, दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, है ना? यस मैम। ये एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में आता है। तो अब हमारे जो कलीग्स है या जो हम सहकर्मी होते हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है किसी चीज को करने या इंस्ट्रक्शन देने के लिए, वो क्या होता है, वो अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होता है। अदरवाइज अगर आप में से किसी को बोलता है आप कोई नहीं करना चाहे तो साफ साफ मना दिया है, मैं फ्री नहीं रहूंगा, मुझे पता नहीं, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, राइट? कहते हैं ना ऐसे, पता नहीं मैं क्लास जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं हुआ, किसी और को बोल दो, है ना? बट ये चीज आप अपने सीनियर को नहीं बोल सकते हैं, राइट? तो इसीलिए इट इज एक्सेप्टिव फंक्शंस कि जब आपके सीनियर अथॉरिटी से कोई आता है आपके पास कोई भी इंस्ट्रक्शंस, तो आप उसको बहुत सीरियसली लेते हो और करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब सेम लेवल पे आ रहा है तो हम उसको इतना तवज्जो नहीं देते हैं, मन में आएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसीलिए इट इज फंक्शंस एंड ओनली सुपीरियर्स कैन असाइन ड्यूटीज एंड जो भी इंस्ट्रक्शंस है टू देयर सबऑर्डिनेट्स, इसीलिए इसको एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कहा। तीसरा क्या है, ये ह्यूमन फैक्टर है। ह्यूमन फैक्टर का मीन्स यहाँ पे हुआ कि जो डायरेक्शन है वो किससे रिलेटेड होता है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। उनको गाइड करना है, उनको बताना है कि क्या करना है, उनको सुपरवाइज करना है, उनको इंस्पायर और मोटिवेट करना है उस काम के लिए। तो ह्यूमन बिहेवियर काफी कॉम्प्लेक्स, काफी वियर्ड और अनप्रेडिक्टेबल होता है, और इसको डायरेक्शन फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपकी की कही गई बात सबऑर्डिनेट्स को समझ में आ जाती है, और कभी कभी आपकी बोली गई बात पे वो रिएक्ट कर देते हैं, निगेटिवली रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो द वे यू गिव द डायरेक्शन, द वे यू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, इस पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे आपकी बातों पे, ठीक है? तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक आर्ट है डायरेक्शन देना, ठीक है ना? एक आर्ट है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपनी बातों को और कैसे आप उनसे ये चीज करवा लेते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी टैक्टफुल, यू हैव टू बी वेरी, इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, वर्ड्स जो आप चुनते हैं या जो बॉडी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हैं वो काफी ऐसा होना चाहिए कि पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे पहुंचे, ठीक है? तभी वो आपके काम को आगे करा पाने में सक्षम होगा, नहीं तो इट कैन अट्रैक्ट व्हाट डिमोटिवेटिंग भी हो सकता है ये, या फिर आपके सामने कुछ नहीं बोले अगर आपका सबऑर्डिनेट पीछे आपकी कंप्लेन या शिकायत भी कर सकता है। तो वो कब होगा, जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, जब आपके प्रति आपके लिए उनके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, राइट? समझ में आया? ये ह्यूमन फैक्टर्स से एसोसिएटेड होता है, तो इसको कैसे, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स टू हैंडल, ठीक है ना? उनके मन में कब क्या आएगा, इवन दे कैन नॉट से कि अभी उनको अगले 10 मिनट बाद वो क्या करने वाले हैं, ठीक है? इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं उनके दिमाग में। वैसे दिमाग को हैंडल करना, डायरेक्शन देना, काम करवाना और उनको उत्साहित करके रखना, ये पॉजिटिविटी बना के रखना, ये थोड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। और इसके लिए भी बहुत सारे मैनेजर बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे तरीके यूज करता है, ठीक है ना? फोर्थ है कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है, जैसे कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। एक काम आया, आपने उस काम को असाइन किया, उसको डायरेक्ट किया, उसने वो काम किया, फिर वो काम खत्म हो गया, फिर कुछ अलग काम आया, तो यू कीप ऑन डायरेक्टिंग योर सबऑर्डिनेट्स थ्रू आउट योर करियर, ठीक है ना? आप उनको गाइड करना, मोटिवेट करना, आप कॉन्टिन्यूअसली अपने कैरियर में थ्रू आउट करते रहते हैं, ताकि आप हर समय जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं उसको अचीव करने के लिए, जो भी छोटे बड़े काम करने होते हैं उसको कैसे कैसे अचीव किया जा सके। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंटिन्यूअस एक्टिविटी। क्रिएटिव एक्टिविटी, कैसे क्रिएटिव एक्टिविटी हो सकता है डायरेक्शन? सिंपली रोज आकर के आपको कह देना कि ये काम कर लेना है, वो काम कर लेना है, बोरिंग हो जाएगा। समटाइम्स दे गिव यू सम एक्टिविटी, समटाइम्स दे असाइन यू सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और वो बोलेंगे कि इसको सॉल्व करो। समटाइम्स दे आस्क यू हु इज रेडी टू डू दिस, ठीक है ना? आप में से कौन इस काम को करेगा, हु इज एक्सेप्टिंग माय चैलेंज। तो एवरी डे आप उनको कुछ अलग अलग तरीके से उस बात को कहिए, कुछ तो क्रिएटिविटी लाइए अपने इंस्ट्रक्शंस देने और अपने काम को आगे फॉरवर्ड करने के तरीके में, ताकि क्या हो,
होता है ना, घर में लोग करते हैं, अच्छा ठीक है अभी चैलेंज चल रहा है, देखते हैं कौन इसमें जीतता है, राइट। वैसे आप ऑर्गेनाइजेशंस में भी कर सकते हैं कि आप उनको उनके ऊपर छोड़िए कि हु इज एक्सेप्टिंग दिस इज अ चैलेंज, ठीक है, जो करके दिखाएगा आई गिव यू फ्यू रिवॉर्ड्स या व्हाटएवर, कभी कभी बिना रिवॉर्ड्स के भी जिस चैलेंजिंग, चैलेंज एक्सेप्ट करना भी अपने आप में मोटिवेटिंग होता है, राइट। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होना चाहिए कि कैसे आप काम को असाइन करते हैं उस चीज पे। कीप ऑन थिंकिंग कि क्या क्या नया तरीका हो सकता है काम को करवाने का, किस तरीके से हम ज्यादा इंथुसियास्टिकली उस काम को करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है, और उनको ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव का रियलाइजेशन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल, वो पहले ही हो चुका है कि डायरेक्शन ऑलवेज कम्स फ्रॉम senior to subordinate, so always it flow from top to bottom level, always the top level senior will give instructions to the subordinates, इसमें कुछ अलग खास है नहीं। Next, facilitates coordination. Coordination, why coordination is required for directions? डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज डिफरेंट लोगों को करना होता है। अगर ये एक्टिविटीज करने वाले जो लोग हैं वो आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वंस कीप वेटिंग फॉर अदर्स टू फिनिश देयर टास्क, अगर उसने खत्म भी कर लिया लेकिन मैसेज नहीं दिया कि हाँ ये हो चुका है, नाउ यू कैन स्टार्ट योर वर्क, ठीक है। अगर कुछ टीम में हो रहा है जो एक काम खत्म होने के बाद ही दूसरे का काम होने वाला है, तो डायरेक्शंस के लिए भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। कहाँ तक आपका काम गया, आप उनको वापस से रिवर्ट करिए, तब वो आपको नेक्स्ट लेवल का काम देंगे। तो कीप कोऑर्डिनेटिंग विद योर सीनियर विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स हु इज इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। इसीलिए कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन मूल है, ठीक है ना, होना चाहिए, नेचर, बिना कोऑर्डिनेशन के डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। आप बताएंगे ही नहीं, मुझे फीडबैक ही नहीं देंगे कि मैंने जो तुम्हें टास्क दिया था वो हुआ या नहीं हुआ, तो मुझे कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन जरूरी है और कोऑर्डिनेशन के साथ ही डायरेक्शंस को कैरी ऑन किया जा सकता है। डुअल ऑब्जेक्टिव्स, डुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव करते हैं सबऑर्डिनेट्स के हेल्प से, और दूसरा आपके अंदर यानी कि एक मैनेजर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी पता चलता है कि क्या मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, क्या लोग मेरी बातों से प्रभावित होते हैं, क्या मैं अपना प्रभाव या इन्फ्लुएंस अपने फॉलोअर्स पे, अपने सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ पाता हूँ या फिर नहीं छोड़ पाता हूँ, या फिर मेरे में क्या क्या कमी है और मुझे कितना अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी ए गुड लीडर, राइट। तो ये डुअल एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि एक तो आप अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा रहे हैं, तो सबऑर्डिनेट्स आपके हेल्प से, आपके डायरेक्शंस के हेल्प से ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा कि यू विल कम टू नो कि व्हाट आर द लीडरशिप स्किल्स आर देयर इनसाइड यू, ठीक है। अगर आप एक मैनेजर हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है एज ए लीडर, या फिर और किस किस तरीके की क्वालिटीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डुअल एक्टिविटी, डुअल ऑब्जेक्टिव्स होता है। मैनेजर्स के सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, मैनेजमेंट के लीडरशिप क्वालिटीज को इम्प्रूवमेंट करने में भी ये हेल्प करता है। बहुत बार लोग डायरेक्शंस नहीं दे पाते हैं। आप कभी ऐसा हुआ है कि यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट योरसेल्फ टू अदर्स, कि सपोज सिंपल हमारे घर कोई आता है एंड दे आस्क अबाउट द कि कैसे पहुंचना है, तो बहुत सारे लोग आराम से आपको डायरेक्शन देकर के आपको उस घर तक पहुंचा देंगे, ठीक है ना। आपको फोन पे बोलेंगे यहाँ आना, यहाँ आना, यहाँ से बाएं लेना, यहाँ से दाएं लेना, एंड यू रीच टू द एड्रेस। और बहुत सारे लोग सक्षम नहीं फील करते अपने आप को, उनको क्यों नहीं करते, क्योंकि वो उतना अच्छे से उस चीज को उतनी स्पष्टता से बोल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। कहाँ दाएं लेना है, कहाँ बाएं लेना है, अगर इधर से आगे घूम जाना, किधर से आगे घूम जाना, ठीक से बताओ, नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, जहाँ आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल लैकिंग है वहां आप ठीक से डायरेक्ट नहीं कर पाते हो, एंड देन बोलते हो तुम अच्छा रुको मैं खुद आता हूँ वहां पे, राइट। होता है ऐसे, दिस इज व्हाट, यस मैम, होता है। जहाँ पे कहीं ना कहीं डिफिशियंसी है, काम आपको कम्युनिकेट करने में, डायरेक्शन देने में प्रॉब्लम होता है, और वहां तो कितने ऑर्गेनाइजेशन में कितनों को डायरेक्शन देना पड़ता है पूरे दिन में। इट विल इनहांस द लीडरशिप क्वालिटीज इनसाइड द मैनेजर्स। Psychological factors means what? Directing functions is directly related to the individual working in the organizations.
मैंने अभी कहा कि डायरेक्शंस जब हम देते हैं, आप कल भी मैंने बताया था कि एक मैनेजर का कहा गया एक लाइन आपके पूरे दिन को चौपट कर सकता है और पूरे दिन को काफी मोटिवेटिंग बना सकता है। होता है ये, आपने बहुत मेहनत से काम किया, आपने जो भी शॉर्ट टर्म गोल्स है उस समय का, उसको अचीव करने के लिए पूरा दिन रात एक कर दिया, पूरा काम किया, बहुत अच्छे से काम किया है, और वहां पे आपका खरूस मैनेजर आए और आपको बोले ये क्या बकवास किया है तुमने, ठीक है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ आपका, ठीक है, शायद 15 मिनट का काम ही बचा हुआ था, 15 मिनट बाद सारा काम खत्म हो जाता एंड यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट पेपर, ठीक है, जो भी आपको देना था वो आप हैंड ओवर कर सकते थे, और 15 मिनट अभी आराम से रुका जा सकता है, आप तो भी 1 घंटा पहले ही आ गए हो ऑफिस, और ये 9 बजे से देना था, तो अभी तो 8:30 या 8 ही बजे हैं, लेकिन तभी वो गुस्सा हुआ आपको ऐसे फटकारता हुआ बोले, इतनी मेहनत की थी तुमने, इतनी लगन से काम किए थे तुमने, इतना ज्यादा इस इच्छा से काम की थी, देखो मैं अपना काम एकदम टाइम पे खत्म करके रहूंगा, दिन रात मेहनत करके काम की थी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट पहले आपको ऐसा बोलने को सुन लिया एंड सारा आपका मूड चौपट हो जाता है, ठीक है ना। अब आप आगे से कभी इतना मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, कभी इतना ज्यादा एंथुसियास्टिकली काम करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि लगता है अरे कुछ भी करो इनको तो यही करना है, ठीक है ना, हमें क्या कर सकते हैं। ऐसे होता है, रिएक्शंस अपने अंदर even if we are not able to present, होता है ये। यस मैम। हाँ, ये होता है, तो ये क्या है, ये आपके साइकोलॉजी को असर करता है, ये आपके मेंटल लेवल पे काम करता है, और उसी तरह आपका भी काम बाकी है, ठीक है, आपने यही सारा केस है, अभी और काम है, पर आपका बॉस आता है, वो भी 15, वो भी टेंशन में है, जैसे आप टेंशन में है, आप भी दिन रात मेहनत करके उस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी एंटर करता है और आपको सुबह सुबह देखता है वर्क से, अरे इतनी सवेरे, वाह बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के, यू आर सो रिस्पॉन्सिबल, पूरा का पूरा दिन आपका कैसा हो जाएगा, एकदम और भी एनर्जी से भरा। नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबल टास्क आएगा तो यू बिकम मोर एफिशिएंट, आप ज्यादा मेहनत से उस काम को और ज्यादा पहले खत्म करने की सोचोगे। तो दिस इज व्हाट द डायरेक्शंस, द सुपीरियर कैसे आपसे बात करता है, आपका सीनियर आपको कैसे डायरेक्शंस देता है, कैसे आपको अप्रिशिएट करता है, इसका असर कहाँ पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है, और ये आपके प्रोडक्टिविटी को बहुत बुरी तरीके से या अच्छी तरीके से, दोनों ही तरीके से, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में अफेक्ट कर सकता है। अगर डांटा गया तो एडवर्सली अफेक्ट करेंगे, अगर मोटिवेट किया गया, अगर अच्छे वर्ड्स बोले गए तो दैट विल कीप यू मोटिवेटिंग थ्रू आउट द डे। तो ये दोनों साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करता है, इसीलिए बोलते हैं कि डायरेक्शंस में इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, कि कैसे एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से डील करता है, उसको समझाता है काम, उसके इमोशंस को केयर करता है, उसको हैंडल करते हुए उसको टास्क असाइन करता है, काम करवाता है। ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ये बहुत इमोशनल और बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं डायरेक्शंस देना, और आप अगर हमेशा हर्ट करेगा तो वो एम्प्लॉय आपके लिए खुशी से कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। कभी कभी उसको भी मालूम है, कभी कभी एम्प्लॉय भी जानता है कि हाँ यार अभी तो नहीं करती, कोई बात नहीं चला, ठीक है, आगे से मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि आगे से करूंगी, लेकिन इफ ऑल द टाइम दिस इज द नेचर ऑफ द superior या supervisor या manager, then that becomes difficult for the team members to carry out, right? नेचर समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शंस, सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम है वो देख लो, क्या है ये, पहला हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आप में से कोई डिफाइन कर सकता है जिन्होंने क्लास किया हुआ है पहले? डायरेक्शंस में हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब हो सकता है? आई एम वेटिंग। Ma'am, means there is no conflict between the manager and the employees. और कुछ, और कोई? उत्तम? हेलो। हाँ हाँ बोलिए, सुन रही हूँ।
हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब मैम कि जैसे मैनेजर को मेंटेन करना होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है ना उसको शाबाश। मेंटेन करके रखना। ऑलवेज हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, इन दोनों के बीच में हार्मनी का मतलब क्या, सामंजस्य, तालमेल, ठीक है ना, इनका सुर ताल एक जैसा रहे। यानी कि इफ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोज यू हैव टू मेक श्योर दैट योर एम्प्लॉइज आल्सो ग्रो विद योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऐसा रहा, अगर मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्न कर रहा है या फिर मेजर शेयर्स हैं इसके जो वो काफी प्रॉफिटेबल रेट पे बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को काफी अधिक प्रॉफिट हुआ है, ऐसे में एम्प्लॉयज क्या सोचते हैं, एम्प्लॉयज सोचते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा कर रहा है तो उनको भी क्या होगा, आप अच्छा रिटर्न देंगे, अच्छा बोनस के रूप में आप उनको अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में क्या की है, बहुत मेहनत की है। उनके विदाउट द हेल्प ऑफ योर एम्प्लॉयज यू कैन नॉट अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, तो उनको उनका शेयर दीजिए। ठीक है, शेयर दीजिए कहने का सिंपल मतलब है कि उनको वो चीज रिवॉर्ड के रूप में, ठीक है ना, उनको वो चीज एप्रिसिएशन के रूप में, उनको इस रूप में रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है देखिए आपकी मेहनत रंग लाई है और हमने इतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है या इतना कुछ हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को इतनी आसानी से प्राप्त कर लिया। तो ये क्या होगा, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होने से ही डायरेक्शंस आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टिंग में क्या होता है, इट्स एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन एस्टैब्लिशिंग हार्मनी। अगर आप डायरेक्शंस अच्छे से देंगे तो आपकी ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होंगे, और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, तो इंडिविजुअल एक एक इंसान जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का हर एक इंसान ग्रो करेगा, राइट। इसलिए it establishes harmony of individual objectives along the organizational objectives. Next है maximum individual contribution. Maximum individual contribution का क्या मतलब होगा, मेन प्रिंसिपल है डायरेक्टिंग का ये कि contribution of individual। डायरेक्शन हम देते ही क्यों है, खुद क्यों नहीं कर लेते सारा काम, बताओ, डायरेक्शन की जरूरत क्या है। मैनेजर बहुत ज्यादा काम करने वाला है, सक्षम है, कैपेबल है, तो खुद ही कर ले सारा काम, क्या जरूरत है किसी को और को काम असाइन करने का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अकेले अचीव नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। Those are big goals and you need participation and you need contribution from each and every member। वो स्वीपर ही क्यों ना हो, जो ब्लू कॉलर स्टाफ ही क्यों ना हो, वो ड्राइवर ही क्यों ना हो, वो आपके यहाँ का पेंट्री बॉय या फिर दूसरा कोई छोटा मोटा काम करने वाला ही क्यों ना हो, वो क्लर्क ही क्यों ना हो, वो सब ऑडिट, वो कोई दूसरा जूनियर मैनेजर ही क्यों ना हो, हर एक लेवल के और ऊपर तक, ठीक है ना, जो एमडी है, जो सीईओ है, जो जीएम है, उन सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए कहाँ, आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इनके हेल्प के बिना आप नहीं अचीव कर सकते। दैट्स व्हाई इसका पर्पस होता है क्या, कि मैक्सिमम इंडिविजुअल जितना कंट्रीब्यूट कर सकते उसमें ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन वो करे अपने एंड से। आप इतना अच्छे से उनको मोटिवेट करिए और इतने अच्छे से उनको डायरेक्शन दीजिए, वर्क की क्लैरिटी उनके पास इतने अच्छे से होनी चाहिए रोल की ड्यूटीज की, सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू देयर बेस्ट, राइट। क्योंकि आप बिना कंट्रीब्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड यू ऑल नो व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड। आप लोग को यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, वही है जो वहां पे था। किसी एक ऑब्जेक्टिव अगेन के लिए डायरेक्शंस अगर आप ना बोलिए, यहाँ थोड़ा किसी एक डायरेक्शंस ऑब्जेक्टिव के के लिए एक संदर्भ प्लान में और बोलना। क्या बोले, मैं ठीक से समझी नहीं, फिर से बोलो, फिर से बोलो। मतलब किसी एक प्लान के ऑब्जेक्टिव के लिए कोई एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, फिर एक कमांड मिलना चाहिए, जैसे किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ हाँ ये ठीक है, लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड को आप डायरेक्शन से थोड़ा जोड़ के बताइएगा तो ज्यादा ज्यादा अच्छा रहेगा, कोशिश करिए। मतलब कि जैसे एक हेड होना चाहिए जो कि एक कमांड दे ग्रुप ऑफ पीपल को, ताकि एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मैं बताती हूँ, ठीक है, तुम्हारा बात तो ठीक है, बिल्कुल यूनिटी ऑफ कमांड वही होता है। यूनिटी ऑफ कमांड डायरेक्शंस में हम पढ़ रहे हैं, तो आपको
4 लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, घर में कोई काम है, ठीक है ना, चाचा जी भी कुछ आके बोल गए, बाबा भी कुछ आके बोल गए, पापा भी कुछ आके बोल गए, मम्मी भी इधर से कुछ कुछ बोले जा रही है, क्या होगा मेंटल स्टेटस? यार कितना बोल रही हूँ मैं जाता हूँ, कहीं जाकर के बैठ जाता हूँ, दोस्त या जाता हूँ, ठीक है ना, सिर्फ ये लोग काम ही काम बोले जा रहे हैं, राइट? सबको अपना अपना काम दिख रहा है। मीन्स क्या कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शंस के थ्रू काम करवाना है तो मेक श्योर यूनिटी ऑफ कमांड हो। आपको कोई एक ही सीनियर हो जो आपको तरह तरह के, वो ठीक है, वो मल्टीपल टास्क असाइन करे, लेकिन वही करे, क्योंकि उसको पता है कि जब मैंने 4 काम किया तो एक काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, और फिर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ दूसरे काम का रिजल्ट, राइट? तो अगर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स आपको देंगे, डायरेक्शन के लिए इंश्योर करना पड़ेगा कि यूनिटी ऑफ कमांड है, क्योंकि अगर 3-4 बॉस आपको काम दिए जा रहा, असाइन किए जा रहा, देन यू बिकम्स कंफ्यूज और कॉन्फ्लिक्टिंग जो सिचुएशंस है, जो यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होने की वजह से आ जाती है, वो सारी स्थिति में आप आ जाइएगा और ये आपकी एफिशिएंसी को हैम्पर करेगा। आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पाइएगा कि कौन सा काम मुझे पहले करना और कौन सा काम मुझे उसके बाद करना। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। एक सबऑर्डिनेट को एक ही जगह से सारे इंस्ट्रक्शंस और सारे गाइडलाइंस और सारे जो भी उनको टास्क असाइन करना है, डेलीगेशंस ऑफ ड्यूटीज, वो एक ही जगह से होना चाहिए, ताकि आपको प्रायोरिटाइज करने में कोई इशू नहीं हो। आपको पता है कि कौन कौन सा काम कब कब करके आपको वापस करना है। क्लियर? नेक्स्ट, सुपरविजन हमने पहले भी देखा है, सुपरविजन होगा इसका पॉइंट। तो सुपरविजन क्या होता है? ये सुपरविजन मतलब क्या? मैंने जो कल समझाया था आपको कि ठीक है, आपको मैंने कितने भी अच्छी तरीके से बता दिया, डायरेक्ट कर दिया, अभी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपके बगल में मैं खड़ी हूँ जस्ट टू सी कि कुछ गलत तो नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर गलती की है तो तुरंत मैंने क्या किया, यहाँ गलत हो रहा, थोड़ा सा इसको रब करो, यहाँ फिर से वापस से क्लियर करो, ये चीज लिखो, ठीक है ना, या ऐसे करो, इस चीज को, इस प्रोसेस को इस तरीके से करना होता है। सुपरविजन क्या होता है? टाइमली असिस्टेंस, टाइमली आपको अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने का मौका देता है। तो और इसमें क्विक इंफॉर्मेशन भी काफी फास्ट होता है, क्योंकि फीडबैक भी काफी क्विक होता है, ठीक है। और इससे जब आप ज्यादा सही धीरे धीरे करते जाएंगे तो क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स है वो ज्यादा खुश और ज्यादा उसका मोरल जो होता है वो ज्यादा हाई होता है, राइट? दैट्स व्हाई सुपरविजन इज अनदर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस। अब नेक्स्ट है इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप हम लोगों ने कल देखा था। डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस? लीडरशिप इफेक्टिव होना चाहिए, इन्फ्लुएंसिव होना चाहिए, एग्जाम्पल से सेट करने वाला होना चाहिए, खुद से डूइंग में बिलीव करना चाहिए, मोर देन आस्किंग और सेइंग, इट शुड बिलीव इन डूइंग एंड सेटिंग द एग्जाम्पल्स टू द सबऑर्डिनेट्स। यही होना चाहिए, यही होता है इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ डायरेक्शंस। नेक्स्ट, मोटिवेशन। इफेक्टिव मोटिवेशन मैंने लिखा है, दैट मीन्स मोटिवेशन टेक्निक्स। मोटिवेशन टेक्निक्स कैसे हो सकते हैं? मोटिवेशन टेक्निक्स के साथ हम कम्युनिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हम अलग अलग 2 पॉइंट बना के कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा, ठीक है ना। तो मोटिवेशन हम लोगों ने अभी भी देखा कि इट शुड बी लाइक इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियरली कन्वे, ठीक है ना, क्लियरली एम्प्लॉयज तक पहुंचना चाहिए कि क्या क्या आपको करना है, और इंश्योर करना चाहिए कि जो आपने कम्युनिकेट किया है उसको सही सेंस में, सही मीनिंग में आपने ट्रांसफर किया। साथ ही मैनेजर्स को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि देखो, कोई भी मैनेजर हर हमेशा आपको फिनेंशियल मोटिवेशंस नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके अपने फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशंस के अपने फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। उसके पास एक सर्टेन बजट है, जो जिस बजट को वो जगह जगह एलोकेट करेगा कि मुझे किस जगह पे कितना खर्चा करना है। अब ऐसे में they have to find out what are the different ways. Yes, sometimes it can be money, sometimes it can be status, sometimes it can be promotion, sometimes it's just a good words, ठीक है ना, kind words, kind gesture, sometimes it could be a small tour, small trip, picnic, right? ये सब भी हो सकता है जिससे आपके एम्प्लॉयज हैं। क्रिकेट मैच, इवन ए क्रिकेट मैच कैन बी मोटिवेटिंग, है ना। छुट्टियों के दिन, ठीक है ना, बुला लीजिए सारे टीम मेंबर्स को, बोलिए आज हम क्रिकेट खेलेंगे अपने ही टीममेट्स के साथ, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन, या अगर डिपार्टमेंट का साइज बहुत बड़ा है तो डिपार्टमेंट पीपल कैन प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है कि आप कहीं जाएंगे, किसी फील्ड को बुक करेंगे, वहां पे खेलेंगे, वहां पे
आप ड्रिंक का लिए अरेंजमेंट रखेंगे, हो सकता है आप बाद में क्रिकेट के होने के बाद आप लंच या डिनर का अरेंजमेंट करें। तो क्या होता है, ये सब भी एक तरीके का रिफ्रेशिंग एंड मोटिवेटिंग एक्टिविटी में आता है। इससे क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना, काम के अलावा भी कुछ किया आज, ठीक है। और जब आप क्रिकेट खेलिएगा तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा कि ये मेरा बॉस है, ठीक है ना, समझ में आया। उससे भी आप उतने ही फ्रेंडली हो जाइएगा जैसे आप हुए अपने दोस्तों के साथ होते हैं। तो एक तरीके से ये भी आपको और ज्यादा क्लोज एसोसिएशन में अपने टीम मेंबर्स के साथ लाने के लिए ये सारे HR एक्टिविटी है, ये सारे यूज होते हैं, ठीक है ना। कभी कंबाइंड मूवी देखना, कभी क्रिकेट का अरेंजमेंट, या फिर कोई भी गेम हो सकता है। क्रिकेट इसलिए बोले कोई ज्यादा लोगों को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, और हमारे यहाँ फेवरेट गेम है क्रिकेट, फेवरेट स्पोर्ट्स है क्रिकेट, ठीक है ना। होगा कहीं दूसरी जगह फुटबॉल और कुछ और, ठीक है ना, लॉन टेनिस। इंडिया में तो क्रिकेट ही चलता है। नेक्स्ट क्या है, फॉलो थ्रू। पास आ गया मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन के बाद फॉलो थ्रू, यानी कि now you have to take feedback, continuous feedback, completely taking out कि क्या subordinates ने क्या रह गया, क्या उनको समझ में नहीं आया। तो follow through means taking feedback, ठीक है ना, रिस्पॉन्स आपको मिलता रहेगा और आप काम करते जाएंगे। So these are the 7 principles of 7 और 8, आप इसको 7 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 में भी डिवाइड कर सकते हैं, अप टू यू। मोटिवेशन टेक्निक को अलग एक्सप्लेन करिए और कम्युनिकेशन को अलग एक्सप्लेन करिए, तो वो 7 हो जाएगा, नहीं तो 8 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शंस। और कुछ अटेंडेंस नहीं हुआ है, हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं। बीच में हो सकता है कि डिस्कनेक्ट हो जाए, तो जिनका अटेंडेंस हो जाएगा उन्हें जरूरत नहीं है, पर जिनका नहीं होगा दे कैन कम, ठीक है ना, वो आकर के अपना अटेंडेंस बनवा लेंगे। बनाओ 1। अगेन मैं थोड़ा सा एक रिमाइंडर दे देती हूँ कि कुछ बच्चों का प्रेजेंटेशन छूटा हुआ है, आई डोंट नो आप लोग कब दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 present मैम। 6 7 प्रेजेंट मैम। 8 9। अच्छा, जब भी मैं आपके क्लास को पढ़ाती हूँ ना, मुझे 2 बच्चे याद आ जाते हैं कभी कभी। एक तो शशि और एक का नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, कौन था वो? 115 वाला नंबर मैम। गुलशन मैम। ठीक है। हेलो Next, मैम, एक हाँ तो अभी 105 गुलशन और शशि होगा मैम। अभी 10 नहीं, गुलशन नहीं, शशि तो है और एक और कोई। उस दिन गुलशन उस दिन था, 105 शायद था, I don't रोहित remember. कुमार। 105 वी हैव टू वेट। अभी हम लोग 9 पे ही हैं, मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी, ठीक है, क्या वो बात है। 9 प्रेजेंट मैम। 10 प्रेजेंट मैम। मैम 4 बना दीजिएगा। ओके। मैम 10 प्रेजेंट। कहाँ हो तुम? 10 ओके, बन Yes, चुका। ma'am. 11 मैम 4 बना 11 दीजिएगा। यस मैम 11। 11 हो चुका। Yes, ma'am. 12 13 प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम 13। 14 यस मैम 14। 12 हो चुका। 13 है क्या शिवम? यस मैम। यस मैम। 14 यस मैम 15 ओके। यस मैम। 15 16 यस मैम। 16 17 प्रेजेंट मैम 18 ओके। Yes, ma'am. 18 Yes, ma'am. 19 प्रेजेंट मैम। 20 यस मैम 21 22 23 यस मैम 24 प्रेजेंट मैम 25 यस मैम 26 25 present okay। 26 27 प्रेजेंट मैम 28 ठीक है। 29 शुभम
Present, ma'am. 20. Okay. Present, ma'am.